हमारी आम समझ है सृष्टि को लेकर, दुनिया को लेकर, वो कुछ ऐसी है कि वो हमें बताती है कि हम उसमें हैं। हम एक समय पर आए थे और हम एक समय पर उससे चले जाएंगे। कि हम ऐसा कहते हैं कि हमें इस सृष्टि के अंदर जगह ढूंढनी है। हम बहुत छोटे हैं सृष्टि के दायरे के मुकाबले। ये समझ और ये जो पूरा ढांचा है सोच का, विचार का, यह कहाँ तक ठीक है? क्या हम सृष्टि में हैं या सृष्टि हम में है? हम भले ही ये बोलें या हमें ऐसा लगे कि हम एक बहुत ही छोटी इकाई हैं इस पूरे अस्तित्व के असीमित विस्तार में, लेकिन क्या ये पूरा असीमित विस्तार हम ही नहीं देख रहे? हमारी ही इस आँख से, हमारे ही मस्तिष्क से क्या हम इस पूरी सृष्टि का निर्माण नहीं करते? जो देखने वाला है, जो ये विश्वास रखता है, जो ये दावा करता है कि देखो ये कितना असीमित विस्तार है ब्रह्मांड का, सी हाउ बिग द यूनिवर्स इज़ कंपेयर्ड टू अस। ये जो सीयर है, जो देखने वाला है, ये अपने आप को तो गिनता ही नहीं है, अपने आप को उस समीकरण का, उस इक्वेशन का जिसमें वो खुद को अस्तित्व के अंदर बहुत छोटा बताता है, वो भूल ही जाता है। उसकी सारी नज़र जो है वो बाहर की तरफ है, और इसी नज़र से वो अपने आप को विश्वास दिला देता है कि देखो ये इतनी बड़ी जगह है और इस विशाल बड़ी जगह में मैं बहुत ही छोटा हूँ, क्षुद्र हूँ। अगर ये देखने वाला खुद को देख सके, ये आँख, इसकी जो नज़र है, ये अपने भीतर मोड़ सके, तो इसे साफ दिखेगा कि बिना इसके देखे, बिना इसके ये दावा किए कि ये अस्तित्व इतना बड़ा है, अस्तित्व है ही कहाँ। जो पूरा विस्तार है ब्रह्मांड का, ये इसी के विचार से तो फूट कर निकलता है। ये और ब्रह्मांड, ये और अस्तित्व, देखने वाला और जो दिख रहा है, वो क्या एक ही समीकरण के हिस्सा नहीं है? क्या बिना देखने वाले के कोई दृश्य है भी? लेकिन जब जो देख रहा है, जिसकी नज़र बाहरी दुनिया पर है, वो खुद को और उसकी आँख से दिख रही दुनिया को
अलग कर लेता है, तभी उसे लगता है कि ये दोनों भिन्न हैं, ये दोनों बटे हुए हैं। और वो खुद को ऐसा फिर जतला पाता है कि देखो, वो तो इस पूरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है, वो तो अस्तित्व में रहता है। वो ये नहीं देख पाता कि उसके देखे ही अस्तित्व है, कि वो जो देख रहा है वो होगा ही नहीं अगर कोई ये दावा करने वाला नहीं है कि जो उसे दिख रहा है वो है। जहां देखने वाले ने अपने आप को जो दिख रहा है उससे अलग कर लिया, वहां वो उससे एक रस्साकशी, एक फ्रिक्शन, एक घर्षण की स्थिति में अपने आप को ले आता है। क्योंकि अगर दो हैं, क्योंकि अगर दो अलग अलग इकाई हैं, उन्हीं के बीच में स्ट्रगल हो सकता है, तनाव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ सकती है। बिना दो के तो किसी तरीके की असमंजस, रसाकशी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, जो हमें दिखा है उससे, ये हमारी सबसे पहली और एक फंडामेंटल भूल है। हमें लगता है कि हम समय में हैं, कि समय की एक पूरी धारा है और उस धारा के बीच में कहीं हम जन्म लेते हैं और फिर धारा में ही कुछ आगे जाके हम खत्म हो जाते हैं। समय के भीतर जो भी है वो पदार्थ ही है, वो भौतिक ही होगा। इसीलिए जब शरीर समय के एक बिंदु पर जन्म लेता है और दूसरे बिंदु पर जाके ख़त्म हो जाता है, तो हमें वहाँ से यह लगने लगता है कि देखो, हम भी समय के एक बिंदु पर उपजे थे और दूसरे बिंदु पे ख़त्म हो जाएंगे। हम समय में नहीं होते, हम समय को अपने भीतर प्रवेश करा लेते हैं। अगर थोड़ा गहरे रूप से खुद को समझा जाएगा तो ये दिख सकता है कि समय बस भौतिक चीज़ों पर ही लागू होता है।
समय की जो चोट है वो किसी पदार्थ पर ही पड़ सकती है, लेकिन जब हम अपने आप को चोटिल घोषित कर देते हैं, हम अपने आप को कुछ भीतरी तौर पर दर्द में, दुख में बता देते हैं, वहाँ से हम यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो भौतिक है, जो मटीरियल है, और उसी पर फिर चोट पड़ सकती है। हम अपने अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा सख्त भौतिक पदार्थ के जैसा कुछ लेकर चलते हैं जिस पर समय चोट मार सकता है। बिना इस पदार्थ के जो हम अपने अंदर रखते हैं, किसी चोट का, किसी भीतरी दुख का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। इससे यही देखने को मिलता है कि हमारे बारे में सारी छवियां होती हैं, जो हम खुद को ही मानकर बैठे होते हैं, वो सारी छवियां ही भौतिक हैं, पदार्थ हैं। और वो पदार्थ कहीं ना कहीं हमारी स्मृति, मेमोरी में जाकर बसता है, और मेमोरी का फिर यही पार्ट चोटिल होता है। इसी को ही दुख मिल सकता है। तो जैसे ही हम समय को अपने भीतर आने की अनुमति दे देते हैं, वहीं से ही हमारी जो सारी परेशानियां हैं, जो हमारा सारा दुख है, वो उपजता है। खुद को एक भौतिक इकाई मानना, या खुद के अंदर कोई ऐसी तस्वीरें रखना, छवियां रखना जो ठोस हों, जिनमें हम विश्वास करते हों, ये छवियां ही चोट खाती हैं। और इनका जो आधार है वो समय मजबूत करता है। इनकी जो नींव है वो समय पर ही बनी हुई है। हमारे ही कुछ अनुभव, हमारी ही स्मृतियां ये नींव बनाती हैं, और हमारे अनुभव, हमारी स्मृतियां समय से तो बनकर ही निकलते हैं। तो जो हमें दुख सारा महसूस होता है, वो होता ही समय को अपने भीतर प्रवेश करने देने से है। जितना हम मान रहे हैं कि हम कुछ हैं, कि हम खुद से कुछ करते हैं,
कि हमारा कोई एक अलग अस्तित्व है, उतना ही हम पाएंगे कि हम परेशान रहते हैं, कि हम सफ़र करते हैं। क्योंकि गौर से ही देखने पर यह पता चल जाता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके चलते हम बनते हैं। हमारा कोई एक स्वतंत्र अस्तित्व शायद है ही नहीं। हम भले ही माने कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं, हम भले ही ये खुद को यकीन दिला दें कि हम कुछ हैं अपने आप में, लेकिन खुद पर एक साफ नज़र हमें ये दिखा देगी कि हम बस अपनी ही प्रवृत्तियों के पुतले हैं। हमारा डर, हमारी लालच, हमारी घबराहट, हमारा दुख, हमें यही सब तो चलाते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ कहाँ है जो मौलिक हो, जो बाहरी दुनिया से हमें ना मिला हो। हमारी जो सारी पहचानें भी हैं, जिनको हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, ये सारी पहचानें भी तो हमें बाहर से ही आई हैं। अगर हमें, जो हम मान रहे हैं खुद को, हम अगर किसी ऊंचे पद पर हैं, हम किसी समाज में एक किसी ऊंचे वर्ग से आते हैं, हम खुद को अगर ऊंचा कोई बड़ा आदमी मानते हैं, तो ये सब तो बाहर से ही सुनिश्चित होता है। हमें जो हमारी पहचानें हैं, जो हमारा सारा अस्तित्व है, वो मिलता ही तो सब कुछ बाहर से है, और उसी पर ही हम अपनी पूरी हस्ती खड़ी करते हैं। तो जो हम दावा करते हैं, जो हमारा विश्वास है कि ये हम हैं, वो सारे दावे कहीं ना कहीं एक डर से निकल कर आते हैं। क्योंकि ना होना, ये देख लेना कि हम जिंदगी के हर पहलू में, हर जगह पर कितने निर्भर हैं, ये देखना हमारी हस्ती को ही मिटा देता है। और मिट पाना, ना होना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमें नहीं समझ आता कि कैसे एक खालीपन से, एक भीतरी रिक्तता से जीवन जिया जा सकता है। वो रिक्तता देखकर ही हम डरते हैं, और फिर उस डर के चलते
हम अपना जीवन बिताते हैं। हमारी जो सारी भावनाएं भी हैं, ये हमारे अंदर बहुत आराम से जगाई जा सकती हैं। अगर हमें लगे कि नहीं हमारी भावनाएं हमारी हैं, तो ऐसा भी कहाँ है। हमारी भावनाएं भी तो कुछ एक पदार्थ ही हैं, जो बाहरी पदार्थ स्टिमुलस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती हैं या उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती हैं। अगर हमें एक गाना सुना दिया जाए और उस गाने में की जो धुन है वो खुशी देने वाली है, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर वही गाना थोड़ा दुखी है, उसकी जो धुन है वो धीमी है, तो उस धीमी धुन को सुनकर हमें दुख महसूस होने लगता है। यहीं कोई गाना अगर तेज़ धुन पर बज रहा है, उस तेज़ धुन से हमें उत्तेजना महसूस होने लगती है। तो ऐसी तो सारी हमारी भावनाएं हैं जो बाहर से नियंत्रित करी जा सकती हैं। तो खुद को ये देख पाना, तो खुद से ये देख पाना कि हम कैसे सर से लेके पैर तक बस एक पदार्थ ही हैं। हम में और किसी भौतिक पदार्थ में कोई मौलिक अंतर है नहीं। कोई दीवार, कोई पेड़, कोई पत्थर, उसके आसपास का जो माहौल होता है उसके हिसाब से चलता है। अगर माहौल में नमी है तो दीवार में सीलन आ जाती है। अगर बाहर हवाएं चल रही हैं तो पेड़ हिलने लगता है। अगर पत्थर पे चोट पड़े तो पत्थर टूट जाता है। ऐसा ही तो कुछ हमारा है। हम भी कितने माहौल पर ही तो अपने आश्रित हैं। हमारे माहौल में थोड़ी खलबली मची तो हम भी घबरा जाते हैं, हम में खलबली मच जाती है। अगर हमारा माहौल शांत है तो हम भी शांत हो जाते हैं। अगर हमारे माहौल में शोर है, हिंसा है, तो हम भी कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो हम में और दीवार में या किसी पत्थर में या किसी पेड़ में कोई फ़र्क है कहाँ। अगर इंसान भी उसके माहौल के चलाए ही चल रहा है और जो पदार्थ है वो भी अपने माहौल पर ही आश्रित है, तो पदार्थ और इंसान अलग कहाँ हुए। पदार्थ और इंसान में कोई फ़र्क कहाँ है। खुद को फिर मैटर मानना, मटेरियल मानना, पदार्थ मानना हमें बड़ा असम्मान सा खुद के प्रति महसूस करवाता है। क्योंकि हम मान के बैठे हैं कि हम कुछ हैं, और जब कोई सामने से बोल दे कि आपकी हस्ती तो पूरे आपके माहौल के ही भरोसे है,
और जैसे पदार्थ अपने माहौल पर आश्रित है, वैसे ही आप भी अपने माहौल पर आश्रित हैं। तो हम उग्र हो जाएंगे, या तो हम इस बात को मानेंगे नहीं, या तो फिर उसके खिलाफ तर्क देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम, इंसान के पास तो इमोशंस होते हैं, इंसान के पास तो चिंताएं होती हैं, इंसान के पास तो सोचने की शक्ति होती है, तो इंसान पदार्थ कैसे है। लेकिन क्या फिर इंसान की जो सोचने की सारी शक्ति है, वो बस उसी को ही चलाने के लिए नहीं है, उसी के ही इस भौतिक शरीर को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, जिसको हम सर्वाइवल बोलते हैं। हमारी सारी सोच फिर ले देकर सर्वाइवल से तो ही जुड़ी है कि बॉडी सर्वाइव करती रहे, तो हमें लगता है कि हम भी सर्वाइव कर रहे हैं। हमारी सारी जो परवाह भी है, वो परवाह भी फिर किन चीज़ों को लेकर है, हम किन चीज़ों की परवाह करते हैं। अंत में तो हम अपनी ही परवाह करते हैं, और अपना सा मतलब अपने शरीर है कि शरीर का आराम, शरीर का सुख। अगर एक मन का सुख भी बोलें तो वो एक मानसिक सुख है, और दिमाग भी तो फिर अंततः पदार्थ ही है। तो हम सर से लेके पैर तक जो भी हमारी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रिया है, वो भौतिक ही है, फिजिकल ही है। तो इसीलिए जब इंसान खुद में और सृष्टि में फ़र्क करता है, वो कहता है कि मैं अलग हूँ और ये दुनिया अलग है, ये फ़र्क ही उसका भ्रम है। जिन चीज़ों से पूरी दुनिया बनी है, उन्हीं से तो वो बनता है, उसका शरीर। तो जो इंसान बाहर दुनिया देख रहा है और ये बता रहा है कि दुनिया अलग है और मैं अलग हूँ, ये एक ये इंसान एक भ्रम में जी रहा है, क्योंकि दुनिया और वो एक ही हैं। वो अपने ज़रिए अपने आप को ही देख रहा है। जिसको वो कह रहा है दुनिया है, वो दुनिया वाकई में उसी का ही विस्तार है, उसी का ही एक्सटेंशन है। तो उसमें और इस दुनिया में फ़र्क कहाँ है? और फिर ऐसे में दुनिया में जो भी करके, दुनिया में जो भी पाके, जो हासिल करके, वो खुद को जो सुकून दिलाना चाहता है, जो वो खुद को शांति दिलाना चाहता है, वो उसे फिर मिलती भी कहाँ है, क्योंकि वो उसी से ही शांति मांग रहा है जो उसी के जैसा है। खुद पदार्थ होके, खुद को पदार्थ समझ के, वो पदार्थ से ही शांति की आस करता है।
और शांति तो उसे चाहिए ही। उसे एक खालीपन तो भीतरी तौर पर महसूस होता ही है। लेकिन जहां से वो अपने आप को एक पदार्थ घोषित कर देता है और वो सोचता है कि वो अलग है और दुनिया अलग है, और फिर वो दुनिया में जाके अपने आप को शांति और सुकून दिलाने की कोशिश करता है, यहीं से तो सारी उसकी गड़बड़ें शुरू होती हैं, उसकी सारी परेशानियां जन्म लेती हैं। जब शुरुआत ही ऐसी हो गई तो अंत शुरुआत से अलग कहाँ होगा। अगर वो शुरुआत में परेशान था और दुनिया के पास जा रहा था अपनी परेशानी का हल ढूंढने, तो सारी भागदौड़ करके, सारी जद्दोजहद करके वो यही पाएगा कि उसकी हालत अब भी वैसी की वैसी ही है। उल्टा अब वो और थका हुआ है। जो ऊर्जा वो बैठकर समझकर चिंतन, एक गहरा चिंतन करके अपने और दुनिया के रिश्ते को समझने में लगा सकता था, वो सारी तो उसने दुनिया से कुछ पाने में लगा दी। हम जितना अपने आप को अलग मानेंगे, जितना अपने आप को भिन्न मानेंगे, जितना ये विश्वास करते रहेंगे कि हम लोगों से अलग हैं, हम अलग हैं और वो इंसान अलग है, दूसरा इंसान अलग है, और इंसान तो अलग है ही, मैं अलग हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो अलग है। ये मिट्टी अलग है, ये आकाश अलग है, ये दुनिया अलग है, और इस दुनिया में मैं कुछ हूँ जो इसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये अलग होना ही हमारे हर डर, दुख और सफरिंग का बीज है। पूरा अस्तित्व है हम में ही, हमसे ही उपज कर निकलता है बाहर। इसीलिए अपनी हकीकत को जानना, थोड़ा समय लेकर समझना कि ये कौन है जो ये सारे दावे कर रहा है, ये कौन है जो विश्वास से भरा हुआ है, ये कौन है जो सुख ढूंढ रहा है अलग अलग दिशाओं में, ये कौन है जो दुखों से भागता है, ये कौन है जो अपने आप को छोटा समझता है, जो डरा हुआ रहता है। इसकी सच्चाई जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दृश्य बाद में है और दृष्टा पहले है। बिना दृष्टा के कोई दृश्य है ही कहाँ। हमारी सारी उत्सुकता ही दृश्य के प्रति होती है, जो दिखा है उसके प्रति होती है। हम खुद को कभी देख ही नहीं पाते। आंखें ठीक है बाहर की तरफ ही रहती हैं, लेकिन वो खुद को भी तो देख सकती हैं।
वो अपनी ओर भी तो मुड़ सकती हैं और उनको अपनी ओर मुड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो बाहर की दुनिया में गति ही इसलिए कर रही हैं कि उसको कोई उत्सुकता, कोई चैन, कोई सुख कहीं मिल जाए। और ये गति लगातार बनी ही रहेगी जब तक वो पलटकर खुद को नहीं देख लेती कि ये गति उसे करनी ही क्यों पड़ रही है। कि जहाँ वो देख रही है, जिन चीज़ों पे वो नज़र डाल रही है, जिन लोगों पर उसका ध्यान है, वो ध्यान, वो नज़र, वो भाग दौड़ की सारी वजह ही क्या है, उसके मूल में क्या है। क्या है अंदर जो बाहर किसी इंसान पर, किसी वस्तु पर आकर अटक गया है। हमारे अंदर कौन सी तार कहाँ जुड़ी हुई है जो इन आँखों को बाहर की दिशा में गति करवाती है, उन तारों को समझना ज़रूरी है। दृष्टा जिस दृश्य को देख रहा है वो फिर हमेशा किसी आस में ही देखेगा, वो किसी चाहत से ही देखेगा, उसको पकड़ने के लिए देखेगा, उस पर कब्जा करने के लिए देखेगा, उस पर पान लेने के लिए, उसको पा लेने के लिए देखेगा। दृष्टा का दृश्य के साथ जो रिश्ता है वो हमेशा उसको कंज्यूम करने का होगा। उससे कुछ निचोड़ कर पी लेने का होगा। दृष्टा का दृश्य से एक साझा रिश्ता बन ही तब सकता है जब दृष्टा अपनी हकीकत को समझे, और तब उस साझे रिश्ते में ही दृश्य का पूरा खुला एक गहरा आनंद लिया जा सकता है। नहीं तो जो दृष्टा है वो दृश्य को किसी आस से ही देखेगा, किसी उम्मीद से ही देखेगा, वो उससे कुछ चाहेगा ही, उससे उसका रिश्ता हमेशा किसी मतलब का होगा, किसी कारण से होगा। उसका उससे रिश्ता कभी भी अकारण नहीं होगा। वो हमेशा उससे कुछ चाह ही रहा होगा, उससे कुछ मांग ही होगी उसकी कि ये दृश्य जो है, जो मुझे दिख रहा है, इससे मैं कैसे खुद को कोई चैन दिला दूं, खुद को कोई सुख का अनुभव करा पाऊं। अगर दृष्टा को दृश्य का भरपूर सुख चाहिए भी, एक गहरा आनंद चाहिए भी, उसके लिए उसको अपनी नज़र साफ करनी पड़ेगी, उसको खुद की ओर मुड़ना होगा। तभी जाके वो
दृश्य का भी कहीं पूरा आनंद ले सकता है। और तब बस देखना ही रह जाता है। ऐसे में जो झूठा दृष्टा हमने अपने अंदर बना रखा है वो विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। जो हमने अपने आप को अलग कर रखा है, जो दृष्टा ने अपने आप को दृश्य से अलग कर रखा है, वो दृष्टा ही मिट जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होने पर ही दृश्य का मजा मिल सकता है। दृश्य को अब किसी आस से नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जो देखने वाला था वही खत्म हो गया है। अब बस देखना है, अब बस सुनना है, अब बस होना है। कोई संघर्ष नहीं है किसी तरीके का, कोई चाहत नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। बिना किसी चाहत, बिना किसी इरादे, बिना किसी सुख की मांग के बस अब पूरा अस्तित्व है। कोई अस्तित्व का दृष्टा नहीं।